देखिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो आप याद कीजिए कि जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता था, प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना नियम होता है? दो नियम होता है। तो प्रकाश का सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है, पिछले वीडियो में तो हम बता दिए थे, फिर भी देख लीजिए, सुन लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वह कुछ नियम के थ्रू जाता है, कुछ नियम को फॉलो करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। उसी नियम को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो नियम का पालन करते हुए जाता है। कितना नियम का पालन करते हुए? दो नियम का पालन करते हुए। इसका मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम हो गया? दो नियम हो गया, पालन करते हुए जाता है, जिससे उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो यह नियम नहीं हुआ, यह सिर्फ यह हमको बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो नियम को फॉलो करके जाता है। तो वो दो नियम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा प्रकाश का अपवर्तन का कौन कौन दो नियम होता है। तो पहला नियम पहले क्या फॉलो करता है? तो पहले फॉलो करता है क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सब क्या होता है? एक ही तल में होता है। कहां होता है? सब एक ही तल में। देखिए यहां पे हम छोटा सा एक डायग्राम बनाए। देखिए यह जो ए और ओ है आपतित किरण है, और ओ और बी क्या है? अपवर्तित किरण है। ठीक है, यानी कि पार हो गया, परावर्तित तो नहीं, टकरा के जाता तो परावर्तित हो जाता। ए ओ और बी क्या है? अपवर्तित किरण है। और यहाँ पे जो है ये है, यह पारदर्शी माध्यम है। ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का अलग है। नीचे सघन माध्यम, इसीलिए हम इसमें डॉट डॉट डाल दिए, नीचे सघन माध्यम है। और यहाँ पे जो अभिलंब खींचे हैं एन और ओ, सब क्या है? एक ही तल में है। तो यह हो गया आपका पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है? फिर सुन लीजिए, आपतित किरण यानी ए और ओ, अपवर्तित किरण ओ और बी, और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचे हैं एन और ओ, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। पहला नियम खत्म। अब दूसरा का बात कीजिए। देखिए दूसरा नियम क्या है? यह नियम आपतन कोण यानी ऊपर में जो एंगल बन रहा है आई, और अपवर्तन कोण यानी आर जो नीचे में बनता है आर, इसके बीच संबंध बताता है। यानी कहने का मतलब कि अपवर्तन का दूसरा नियम जैसे परावर्तन का दूसरा नियम जो था वो कोण के बारे में था। किसके बारे में था? कोण के बारे में। अपवर्तन भी, उस अपवर्तन का भी दूसरा नियम किसके बारे में है? एंगल के बारे में। जैसे परावर्तन में था एंगल के बारे में, इसमें भी। तो परावर्तन में ये था कि आपतन कोण बराबर हो जाता परावर्तन कोण। तो कल का क्लास में हम जो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अपवर्तन जो है, अपवर्तन में तो एंगल कभी बराबर नहीं होता है। का है? विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में आवेगा तो ये कहेगा तनी झुक के आओ। ठीक है, सघन में आएगा तो क्या होगा? झुक के आएगा। तो अब अगर यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है, जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब सघन में आएगा झुक जाएगा तो एंगल कहीं बराबर होगा? एंगल बराबर नहीं होता। लेकिन दूसरा नियम है इसके एंगल के ही बारे में ही है, यानी कोण के बारे में ही है। तो कोण के बारे में है तो संबंध बताता है कि चलो एक जैसा नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आए हैं जब एक के एंगल से, एक के किरण के से आए हैं, वही थोड़ा सा इधर हो गया है, ऐसा थोड़ी के साथ हम उसको पहचान वो नहीं करेंगे, पहचानेंगे, रिलेशन रहेगा लेकिन बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जबकि परावर्तन कहता था बराबर हो जाएंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर आर हो जाता था। यह कहता है कि बराबर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिलेशन हम दोनों के बीच में बना रहेगा, उसी को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होना। क्या है? तो सबसे पहले क्या कहता है? आपतन कोण की जिया यानी आपतन कोण जितना बनेगा, यानी आई साइन आई, साइन आई, आपतन कोण की जिया साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर। अब देखिए इसमें साइन कहां से चल आया? बात तो एंगल का हो रहा था, आई और आर का। तो आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक का मतलब होता है कि एक फिक्स, जब दोनों को हम अनुपात में यानी बटा में रखेंगे तो उसका एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, फिक्स वैल्यू निकलेगा, वही क्या होगा? नियतांक। और उस नियतांक को यानी निकालने के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो कुछ बराबर तो लिखेंगे ना, सीध तो नहीं ना लिखेंगे। तो उस नियतांक को क्या कहते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं एन भी लिखा हुआ था, एन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझिए, अपवर्तन का दूसरा नियम किसके बारे में है? तो कोण के बारे में है। किसके बारे में है? कोण। तो आपतन कोण
और अपवर्तन कोण के बीच संबंध के बारे में है। तो क्या संबंध बताएगा? तो क्या दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें कुछ चेंजिंग हो जाता है। वह थोड़ा सा या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। जब अभिलंब की तरफ मुड़ेगा उसमें एंगल अपवर्तन कोण का मान छोटा हो जाएगा, और अगर अभिलंब से दूर हटेगा तो अपवर्तन कोण का मान बड़ा हो जाएगा। अब जब छोटा बड़ा होगा तो बराबर तो नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आई जो है और आर जो है ये एक दूसरे को पहचानेगा? बनी पहचानेगा, बोलेगा संबंध में रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबरी में नहीं रखना है, ठीक है। तो आपतन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर। जब वैल्यू निकालेंगे, इसका कुछ वैल्यू होगा 30 डिग्री होगा तो साइन के साथ लिखेंगे अपवर्तन कोण, आपतन कोण के मान को, और अपवर्तन कोण का जो वैल्यू होगा उसको भी साइन के साथ लिखेंगे, और दोनों को क्या करेंगे अनुपात में जब हम लिख देंगे तो किसके बराबर होगा? म्यू या फिर एन के बराबर होगा, और लिखेंगे एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। याद रखिएगा आप कि आपतन कोण को आई ऊपर में रखना है और परावर्तन कोण को कहां रखना है? नीचे में रखना है। तो यह क्या होता है? एक नियतांक होता है, इसका एक फिक्स वैल्यू निकलता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब जो है कि साइन जो आया इसको सबसे पहले, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और इसको जो है, इस नियम को सबसे पहले कौन स्थापित किया है, कौन सत्यापित किया है? तो 1621 ईस्वी में स्नेल नामक वैज्ञानिक जो था वो क्या है, इस नियम को लाया है। किसको? अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम। कब? 1621 ईस्वी में। इसीलिए जो है अपवर्तन का दूसरा नियम जो है स्नेल का भी नियम कहलाता है। जब आप पूछेगा स्नेल का नियम क्या है तो अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसमें क्या कर देना है? चिपका देना है। तो आप स्नेल का नियम क्या होगा? तब स्नेल का नियम होगा आपतन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कह दीजिए या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम कह दीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसका प्रभाव हमको क्या क्या दिखाई पड़ता है उसको समझने का प्रयास करें। प्रकाश के अपवर्तन का सबसे पहला प्रभाव जो हमको दिखाई देता है वो क्या है? तारों का टिमटिमाना। हमको पता है कि तारा जो है बहुत दूर में है, बहुत दूर में है, और जब वहां से प्रकाश आता है तो वायुमंडल का तो अच्छा 55 गो लेयर है, ठीक है। और यहां से जब प्रकाश तारा का निकलता है तो यहाँ पे आया तो जब पहला लेयर में प्रवेश करेगा तो फिर ही प्रकाश क्या हो जाता है? ऊपर था विरल, हमको पता है कि ऊपर तो विरल है, तो ये तनी को ऐसे घुड़ गया, इधर मुचल जाएगा। जैसे मान के चलिए ऐसे प्रकाश आ रहा है, ये थोड़ा सा क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा, ये अविलंब हो गया इसका। अब जब दूसरा लेयर में आएगा तो इससे और ज्यादा ये घना है, ये चला गया यहाँ, और तीसरा लेयर में आएगा तो और तनी को यहाँ हो जाएगा, और चौथा लेयर में जब आएगा तो और तनी को, और सबसे अंतिम लेयर तो सबसे ज्यादा घना। ऐसा तो जो प्रकाश यहाँ से आ रहा था वो हमको लगेगा ये यहाँ से आ रहा है, और अच्छा खासा परिवर्तन उसमें होता है। हर जगह पे हर एक लेयर में थोड़ा सा उसका दिशा क्या हो जाता है? बदल जाता है। हर एक लेयर में उसका दिशा क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जब बार बार दिशा बदलने के कारण जो है हमको तारा कैसा दिखाई देता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, जबकि टिमटिमाता नहीं है। वो प्रकाश के अपवर्तन का क्या है? प्रभाव है। अब दूसरा प्रभाव का अगर बात कीजिएगा, पानी में रखी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जब पानी में आप छड़ी को रखिएगा नहीं तो लगेगा तो टेढ़ा हो गया है, और साथ में क्या दिखेगा? छोटा भी दिखाई देगा। पानी में ऐसे हाथ उठा कर दीजिएगा लगेगा हाथ आपका टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो पानी में रखा हुआ छड़ी का जो है मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका प्रभाव है? प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। और तीसरा प्रभाव देखिए, पानी में रखा हुआ सिक्का, अगर पानी में सिक्का रख दीजिएगा ना तो वो तनी को क्या होगा? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बाल्टी सब में अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो उसको देखिएगा तो बाल्टी जितना गड्ढा रहेगा ना उतना बुझाएगा, लगेगा थोड़ा सा ही है, और क्या होगा? उठा हुआ दिखाई देगा। तो पानी में रखा हुआ सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। और देखिए पानी में मछली के का तली से ऊपर और आगे दिखाई देना। जब पानी के अंदर में मछली रहेगा ना तो मछुआरा सबको मछली मारने में भेजने में बहुत ज्यादा क्या होता है? परेशानी होती है। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है, जो जितना गहराई में रहता है उससे ऊपर उठ के दिखाई देता है और थोड़ा सा आगे भी दिखाई देता है, जिसके कारण उसको लगता है कि यहाँ है, जबकि वो मछली का क्या है? वास्तविक नहीं, वो प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। और वो क्या करता है? प्रतिबिंब को भोंकने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है। तो कहीं वो मरेगा? नहीं मरेगा। तो वो किसके कारण वैसा होता है? यानी क्वेश्चन पूछता है कि मछुआरे को पानी में मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? तो उसका भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन ही है। और थोड़ा सा देखिए, सूर्योदय के पहले
कि सूर्य का दिखाई देना। अब आप सोचिएगा ऐसा कैसे होता है? हाँ होता है। सूर्योदय जब होता है उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही हमको क्या सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, और सूर्यास्त के बाद तक, सूर्यास्त अगर सूर्य डूब भी जाएगा तो फिर भी हमको क्या होगा, 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देते रहता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही पृथ्वी है, सूर्य यहाँ है और सूर्य यहाँ है, यहाँ अगर सूर्य अगर अस्त भी हो गया है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या करेगा, इसको थोड़ा सा हमको ऊपर उठा के दिखाई देगा। यानी सूर्य अगर डूब भी गया है तो फिर भी हमको 2 मिनट तक क्या होगा, वो दिखाई देते रहेगा। और सूर्य अभी निकला भी नहीं है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होगा, इसको तनिक ऊपर उठा के दिखाई देगा। जैसे सिक्का ऊपर उठ जाता है, पानी में अगर आप छड़ी रख दीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ और मुड़ा हुआ दिखाई देता है। उसी तरह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसका जो आने वाला प्रकाश है, ठीक है, वो हमारे आंखों तक पहुंचवो नहीं करता, लेकिन प्रकाश हमको क्या यहाँ से क्या कर देता है, पहले ही दिखा देता है। जो कि यहाँ से आ रहा है लेकिन इतनी वो हमको क्या कर देगा, पहले ही ऊपर उठा के दिखा देगा, जिसके कारण कि दिन में 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है। सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक हमको सूर्य दिखाई देवे करता है, और सूर्योदय के पहले भी 2 मिनट, अभी निकला भी नहीं है 2 मिनट पहले, इसलिए हमको क्या हो जाता है, सूर्य दिखना शुरू हो जाता है, उसका प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण। और देखिए अक्षरों पर अगर आप कांच को रख दीजिएगा, कांच के स्लेब को रख दीजिएगा किसी अक्षर पे, तो कांच जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा, उभरा हुआ दिखाई देगा। कांच को कॉपी किताब पे अगर एक बूंद पानी गिरा दिए कोनो अक्षर पे, तो वो अक्षर क्या होगा, मोटा दिखाई देने लगेगा और ऊपर भी उठा हुआ दिखाई देने लगता है। तो यह था क्या, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण हमको यह सब क्या होता है, दिखाई देता है। एक चीज और दिखाई देता है, जब आप धूप के समय में, रोशनी के समय में रोड पे चलिएगा ना, तो लगेगा रोड पे क्या है, पानी है। रेगिस्तान में भी आपको क्या दिखाई देगा, रेगिस्तान में आपको क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, बालू, जबकि पानी वहां रहता नहीं है। बालू पे भी क्या दिखाई, उसको कहते हैं मरीचिका। मरीचिका का बनना भी किसका का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। रोड पे चलिएगा तो रोड पे जब दूर में रहिएगा ना, तो रोड पे लगेगा कि पानी है, जब वहां पास जाइएगा पता चलेगा पानी है नहीं है। तो सब किसका प्रभाव है, प्रकाश के अपवर्तन का ही क्या है, प्रभाव है।